फैमिली फोटो के तुरंत बाद में सभी नेता इस वक्त गोलमेज सम्मेलन के तरीके से उस प्लेनरी हॉल में मौजूद है, जहां पर फर्स्ट सेशन चल रहा है और राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त अपना अभिभाषण या कहा जाए ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आप लोग इस वक्त देख ही रहे हैं और ये जी। अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारत की मौजूदगी, अन्य देशों की मौजूदगी और गंभीर मंथन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सभी सदस्य देशों के जो प्रमुख हैं वो मौजूद है, उनके साथ उनका डेलीगेशन मौजूद है। राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पे ओपनिंग रिमार्क देते हुए, जी। क्योंकि 2024 में रूस ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास में अध्यक्षता थी और इस लिहाज से रूस एक तरीके से होस्ट नेशन है और वो अपने आप में अपनी कोशिश है और इसीलिए उनका सबसे पहले एक तरीके से अभिभाषण हो रहा है और वो अपनी बात को सामने रखते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बारी बारी से सभी नेता अपनी बात रखेंगे, इंटरवेंशन होगा, सब अपने अपने पक्षों को रखेंगे, लेकिन साझा हितों के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए वो एक तरीके से बात होगी। हम जानते हैं कि पूरा साल भर या कहा जाए 1 जुलाई से लेकर जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, साल भर डिफरेंट जो फोरम्स है उस पे अलग अलग मंच पे, चाहे वो विदेश मंत्री स्तर का हो या अलग अलग लेवल के मंच रहे, उन पे बातचीत होती रही है तो कंसेंसस बनाने की कोशिश होती रही है। सपोज आपको पीपल टू पीपल कनेक्ट में क्या बेहतर करना है उस पर कंसेंसस बनता रहा है। हम सभी सदस्य देश मिलके हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे मिलके काम कर सकते हैं उस पर कंसेंसस बनता रहा है। सेम विद द एजुकेशन फील्ड में हम क्या बेहतर काम कर सकते हैं बनता रहा है। कनेक्टिविटी पे हम क्या काम कर सकते हैं वो सब चीजें तय होती रही। तो ये अपने आप में दिखाने बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से साल भर तमाम मंथन हुए हैं, उस पर कंसेंसस बनाए और शीर्ष नेताओं की मुलाकात के दरमियान अब यहाँ पे उस कंसेंसस को एक आखिरी अमली जामा पहनाया जाएगा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कजान घोषणा पत्र में किन बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा, किन बातों को स्वीकारा जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और जो पहला जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन के अभिभाषण के बाद में अन्य नेता बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि ये क्लोज डोर सेशन लगातार कहा जा रहा था, इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अन्य नेताओं के बोलने की तस्वीरें या बातें हम तक पहुंचेंगी तो उसकी जानकारी हम साझा करेंगे। लेकिन जो दूसरा सेशन होगा ओपन होगा और उसमें नेताओं का जो इंटरवेंशन होगा उसकी जानकारी हम लोगों को तस्वीरों के माध्यम से मिलेगी। तो वहां पे खुल के बातें रखते नेता नजर आएंगे और इन डिलिब्रेशंस के बाद में क्या कजान घोषणा पत्र एक ऐतिहासिक रूप से एक बड़ा बदलाव लाने का वाहक बनता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और ये बड़ा सुखद अनुभव भी कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रिक्स जिसने ब्रिक्स से शुरुआत की थी, फिर ब्रिक्स हुआ और ब्रिक्स प्लस हो गया है। तो ब्रिक्स प्लस में किस प्रकार के पार्टनर देशों के साथ में दुनिया की वैश्विक जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में विकासशील देश हो या फिर अन्य ग्लोबल साउथ के देश हो, उनकी आवाज को मुखरता से रखने का यहाँ पे काम होता नजर आएगा। और ये पहली बार है कि जब 5 देशों से आगे बढ़कर बड़ी संख्या में देशों की मौजूदगी नजर आ रही है। मुकुल जी बिल्कुल, और वो जो मौजूदगी है सीधे तौर पर एक बानगी पेश करते हुए कि कैसे जब विश्व कल्याण की हम बात कर रहे हैं तो उसको लेकर जो तमाम देश हैं वो एकजुट हैं। और ख़ासतौर से आर्येंद्र, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे जो कि अहम विषय रह सकते हैं इस दौरान, उसमें अगर भारत की भागीदारी की हम बात करते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ फिनटेक की हमने बात की बल्कि जब जो नए बिल्कुल क्षेत्र हैं अंतरिक्ष की, जब खासतौर से स्पेस की अगर खासतौर से हम बात करते हैं, स्पेस सेक्टर को लेकर वो किस तरीके से अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारे देश के युवा हैं उनमें वो काफ़ी सक्षम है और नवाचार को इसी वजह से लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं। और आज के समय में भी ना जाने कितने ही भारत के युवा जो कि पूरे विश्व में हैं, दुनिया भर में हैं और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत के बल पर, अपने काम के बल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकुल, बहुत बड़ी बात आपने एक अच्छा इस्तेमाल किया शब्द स्पेस सेक्टर को लेकर। मैं इसके बारे में कहूँ कि जब पिछली बार साउथ अफ्रीका में जब शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी जब साउथ अफ्रीका में थी तो भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था और भारत उस वक्त दुनिया का पहला देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपने स्पेस मिशन को उतारा था। और इस वजह से भारत की मौजूदगी दुनिया के इकलौते देश के तौर पर हो गई थी जिसने दक्षिणी ध्रुव तक अपनी पहुंच बनाई थी। और उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में स्पेस अलायंस बनाने का एक प्रस्ताव रखा था जिसको सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। तो हम लगातार जब कोऑपरेशन की बात करते हैं तो पिछले 15वें शिखर सम्मेलन के दरमियान भारत एक बहुत बड़ी स्पेस पावर के तौर पर उभर के सामने आया। भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो शक्ति थी उसमें उसने अपनी महारत को साबित किया दुनिया के सामने। और उस साबित करने के साथ साथ भारत ये कहता है कि साथ हमारी जो क्षमताएं हैं
जी। उसको विश्व की भलाई के लिए, सहयोगी सदस्य देशों की, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए हम देने को तैयार हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिछली बार 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन था, उसमें जो इंटरवेंशन दिया था, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि किस तरीके से हमको स्पेस सेक्टर में अलायंस करने की जरूरत है। तो अपने आप में ब्रिक्स सदस्य देशों में वो भी हुआ था। जी। दूसरा, एक बड़े इनिशिएटिव की बात की जाए तो जो ब्रिक्स में जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात होती है या जो कल्चर कनेक्ट की बात होती है, ये इनिशिएटिव ब्रिक्स देशों में प्रधानमंत्री मोदी के इंटरवेंशन के बाद ही हुआ था। और हम जानते हैं कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की बात हो, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच में जो तमाम युवा हैं, छात्र हैं, उनको स्कॉलरशिप से लेकर या यूथ एक्सचेंज की जो प्रोग्राम हो, इस तरीके से जो कुछ भी होता है वो प्रधानमंत्री मोदी की एक पहल थी जो अपने आप में साकार रूप ले चुकी है। इसी प्रकार से कल्चरल कनेक्ट की लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद में उस दिशा में भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि जो बिल्कुल आपसी आनंद, सदस्य देश है वो कल्चरली जी ना सिर्फ ब्रिक्स के विस्तार की हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये जो अब नया भारत है, इसका विस्तार भी एक तरीके से हमने देखा है पिछले एक दशक में। और जब राष्ट्रगान में जब हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता, तो उसको भी अब हम कह सकते हैं कि वही सार्थक करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये नया भारत है। भारत का अभ्युदय अपने आप में लगातार तेजी से होता नजर आ रहा है। और नए भारत की जो वैश्विक पटल पे मौजूदगी है वो बहुत मायने रखती है। आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ ही वर्षों में हम 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। किस तरीके से भारत कोविड महामारी के बाद से लगातार इतनी चुनौतियों के बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हम हैं, बावजूद उसके हमने आम लोगों की जिंदगी में कैसे बड़े परिवर्तन किए हैं। 25 करोड़ भारतीय गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है जो कई देशों की कुल आबादी का बराबर नहीं होती, उससे ज्यादा होती है। यूरोप के कई देश बहुत छोटी आबादी वाले हैं, उससे बड़ी संख्या हमने बीते एक दशक में गरीबी की रेखा से बाहर निकाली है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के मिशन के माध्यम से जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मोदी के नेतृत्व में हुआ है, वो एक सक्सेस कहानी है। हम जानते हैं कि फिनटेक के माध्यम से कैसे पारदर्शी व्यवस्था से आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजों ने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। आम बुनियादी सुविधाओं की चीजों से आज लोगों की जिंदगी को व्यवस्थित तरीके से उन तक पहुंचाया गया है। तो वहीं वैश्विक स्तर का ढांचागत विकास भी आज भारत में हो रहा है। तो जहां मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का काम भारत कर रहा है, बिल्कुल नए भारत के तौर पर, वहीं वैश्विक जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा कर रहा है। शायद इसीलिए विकसित भारत के लक्ष्य को, 2047 के लक्ष्य को लेकर जो पीएम चल रहे हैं, उसको आज दुनिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है कि मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जो नारा देते हैं प्रधानमंत्री, वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दुनिया के साथ कदम ताल भारत कैसे बेहतरी से कर सकता है उस पॉलिसीज को लेकर आते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल कहीं नजर आता है कि तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को आम लोगों की बेहतरी के लिए लागू करना, पीपल सेंट्रिक योजनाओं को लागू करना, ये एक सबसे बड़ा तरीके से प्रावधान है। और भारत बीते कुछ वर्षों में पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस विस्तार को लेकर आया है, आज दुनिया उस कहानी को, एक सक्सेस स्टोरी को देख रही है। बिल्कुल, और भारत लगातार कहता है कि उसको आप अपना भी सकते हैं और कोशिश यही कि हर किसी के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो हो सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन आपका इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारे संवाददाता आर्यन प्रताप सिंह लगातार हमें बता रहे हैं ब्रिक्स की अगर बात की जाए क्या कुछ इसमें अपडेट हो रही हैं और कैसे भारत का जो दमखम है पूरे विश्व में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।